दोस्तों, वर्कर्स सोशलिस्ट टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं सामिकी और आपके साथ मैं हूं राजेश त्यागी। कश्मीर में खुर्रम परवेज़ जो मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, 20 वर्षों से वे मानवाधिकारों के क्षेत्र में सक्रिय हैं, उनकी डिफेंस में, उनकी प्रतिरक्षा में सक्रिय हैं। 42 साल के खुर्रम परवेज़ जो अपाहिज हैं, जो 2004 में लोकसभा चुनावों के समय उनकी निगरानी करते हुए, उनकी स्वतंत्रता को सुनिश्चित करते हुए एक लैंडमाइन ब्लास्ट में अपाहिज हो गए थे, उन्हें एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया है। एनआईए ने उन्हें यूएपीए, जो सबसे काला कानून भारत के अंदर, जो काले कानूनों का एक पूरा समूह मौजूद है, उसमें उन कानूनों में भी जो सबसे काला कानून है यूएपीए, उसकी धाराएं लगाकर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। आईपीसी की भी धाराएं लगाई गई हैं, भारतीय दंड संहिता की धाराओं के साथ साथ यूएपीए की धाराएं लगाई गई हैं, आतंक निरोधी कानून की। और खुर्रम परवेज़ को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्हें कल शाम, सोमवार की शाम गिरफ्तार किया गया। पहले उनके घर और दफ्तर पर सुबह सवेरे से ही, सोमवार सुबह सवेरे जब लोग सोए हुए थे उस समय से एनआईए ने रेड करने शुरू की, छापा मारा और उनके घर की तलाशी शुरू की, उनके दफ्तर की तलाशी शुरू की। और उसके बाद शाम को उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया एनआईए के दफ्तर में और वहाँ उनकी गिरफ्तारी हुई। खुर्रम परवेज़ की इस गिरफ्तारी का ह्यूमन राइट्स वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसी संस्थाओं ने भी कड़ा विरोध किया है। इस प्रोबेशनर्स के अजीत डोवल ने एक बड़ी मार्के की बात कही, जिसे यहाँ मैं रेखांकित कर रहा हूँ, उसे उद्धृत कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि अजीत डोवल ने कहा ना ये कि उन्होंने कहा कि युद्ध के जो परंपरागत तरीके हैं वो पुराने पड़ चुके हैं और अब नया मोर्चा होगा सिविल सोसाइटी। उन्होंने कहा कि ये 4th जनरेशन वॉरफेयर की उन्होंने बात की। 4th जनरेशन वॉरफेयर यानी युद्ध की चौथी पीढ़ी जो है, युद्ध के तौर तरीकों की चौथी पीढ़ी जो है, उसे अमल में लाने की ज़रूरत है। और उन्होंने कहा कि ये जो सिविल सोसाइटी है, ये सबसे कमज़ोर और मैनिपुलेबल मोर्चा है जिस पर हमें काम करना है। और आपने देखा कि किस तरह से 12 तारीख को उन्होंने ये बयान दिया और उनके बयान के बाद ही एक संकेत था कि अब अगला हमला जो है वो देश भर में जो मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, जो सरकार के खिलाफ बोलने वाले, जो डिसेंट रखने वाले, उसके साथ मतभेद और विरोध रखने वाले लोग हैं, तो उनके ऊपर हमला जो है सिविल सोसाइटी के अंदर वो महत्वपूर्ण है। दरअसल वे कह क्या रहे थे? वे ये कह रहे थे कि हथियारों के मोर्चे पर हमने जीत हासिल कर लिया, हमारे पास तोप, टैंक हैं, फ़ौजें हैं, अर्धसैनिक बल हैं और सब कुछ है। उसके बावजूद जो सरकार का विरोध है वो लगातार मुखर होता चला जा रहा है। और ये जो शासक हैं, अजीत डोवल जैसे, और इनके जो मालिक हैं, इनके जो सहयोगी हैं, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ये लोग बुरी तरह से अंदर से घबराए हुए हैं। इन तमाम फ़ौजों के बावजूद, इन तमाम तोप टैंकों के बावजूद, इन तमाम हथियारों के बावजूद, तमाम रफ़ाल, S-400 और ड्रोन्स के बावजूद, इनको जो है, इनकी आत्मा जो है वो अंदर से कांप रही है। और वो कांप रही है विशेष रूप से अभी जो CAA का आंदोलन चला था, CAA और NRC का आंदोलन चला था, नागरिकता के सवाल पर जो आंदोलन चला था, उसके बाद किसान आंदोलन चला था। तो उससे इनको पता चल गया है कि ये जितना भी इन्होंने तोप, टैंक, हथियार सब इकट्ठा किए हैं, ये सब हथियार जो हैं ये बेकार हैं, ये किसी काम नहीं आएंगे। ना ये CAA आंदोलन का विरोध करने के काम आए, ना ये किसान आंदोलन का विरोध करने के काम आए, उसको कुचलने के काम आए। तो अब ये इनका कहना है कि अब जो सिविल सोसाइटी के अंदर जो हम जैसे लोग हैं, जो सरकार के खिलाफ बोलते हैं, जो उनको चुनौती देते हैं, उनको चैलेंज देते हैं, उन पर हमला किया जाए, पत्रकारों पर हमला किया जाए, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट पर हमला किया जाए, वकीलों पर हमला किया जाए और तमाम उन लोगों पर हमला किया जाए जो स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं। तो एनआईए अजीत डोवल ने ये बात जो है ये 12 नवंबर को पुलिस अकादमी के अंदर कही, हैदराबाद में। और उसके ठीक बाद ये जो दमन है इस तरह का ये शुरू हो गया। और आपने देखा किस तरह से खुर्रम परवेज़, जो एक जाने माने
दुनिया के स्तर पर जाने माने मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। वे नागरिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए, नागरिक स्वतंत्रताओं की सुरक्षा के लिए, जनवादी अधिकारों की सुरक्षा के लिए, मानवाधिकारों की हिफाजत के लिए वे दुनिया भर के अंदर जो है प्रसिद्ध हैं लड़ने के लिए। पिछले 20 साल उन्होंने अपने इसी पर डिवोट किए हैं, मानवाधिकारों के सवाल पर डिवोट किए हैं। बहुत काम किया है उन्होंने। कश्मीर के अंदर जो भारतीय सुरक्षा बल हैं, भारत सरकार के जो सुरक्षा बल हैं, उन्होंने जिस तरह का आतंक का माहौल कश्मीर के अंदर जो है बना रखा है, जिस तरह का दमन, जिस तरह की हत्याएं, जिस तरह की पुलिस हिरासत में टॉर्चर्स और तमाम जो अमानवीय कृत्य हैं वो सुरक्षा बल कर रहे हैं कश्मीर के अंदर, उसका एक्सपोजर करने में, उसका भंडाफोड़ करने में बहुत बड़ा काम जो है वो खुर्रम परवेज़ और उनके संगठन ने किया है। तो एनआईए ने खुर्रम परवेज़ को यूएपीए में, जो सबसे काला कानून है भारत के अंदर, उसके अंदर गिरफ्तार किया है और उन पर आतंकियों को फंड देने का आरोप लगाया है। उन पर यह आरोप लगाया कि वो टेरर फंडिंग कर रहे थे। खुर्रम परवेज़ जम्मू कश्मीर कोलिशन ऑफ सिविल सोसाइटी नाम का संगठन उन्होंने बनाया हुआ है, जम्मू कश्मीर कोलिशन ऑफ सिविल सोसाइटी, JKCCS, और उसके संस्थापक हैं। 2000 में, सन 2000 में उन्होंने ये संगठन बनाया था। तब से ये संगठन पिछले 20 साल से लगातार उनका ये संगठन सक्रिय है और बहुत काम किया है उन्होंने कश्मीर में मानवाधिकारों के सवाल पर। कल उनके दफ्तर और घर दोनों पर 15 घंटे की लगातार छानबीन के बाद वहाँ सब कुछ उथल पुथल, उलट पुलट करके रख दिया। उनका फ़ोन, उनका लैपटॉप और सब कुछ जब्त कर लिया। यहाँ तक कि उनकी जो किताबें हैं उनको भी एनआईए उठा कर ले गए। उनमें से बहुत सारी किताबों को एनआईए उठा कर ले गई। और ये जो 42 वर्षीय परवेज़ हैं, खुर्रम परवेज़ हैं, ये JKCCS के प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं, उसके संस्थापकों में से एक हैं। और इन्होंने एक दूसरा संगठन भी बनाया हुआ है, एशियन फेडरेशन अगेंस्ट इनवॉलंटरी डिसअपीयरेंसेस, कि जो गायब हो जाते हैं लोग, तो उनकी खोजबीन के लिए उन्होंने जो है ये एशिया के अंदर एक संगठन बनाया हुआ है और AFAD के नाम से, तो उसके भी वो अध्यक्ष हैं। ये दो संगठन उनके जो है उनकी शिरकत से काम करते हैं, दोनों मानवाधिकारों पर काम करते हैं। और इन संगठनों से भारत सरकार जो है वो बहुत बुरी तरह उनसे नाराज़ थी, उनसे आहत थी, क्योंकि संगठन कश्मीर के अंदर जो ज्यादतियाँ कर रही है भारत सरकार और उसके सैन्य बल, उनका पूरी तरह से भंडाफोड़ कर रहे थे। एनआईए ने इस छानबीन के दौरान सुबह सवेरे जो है ये छापे शुरू हुए और जिस समय लोग जो है सोए हुए होते हैं उस समय उनकी पत्नी समीना और दोनों बच्चे जिस समय वो भी सोए हुए थे तो उनको उठा दिया और जाकर ये छानबीन शुरू कर दी। और 15 घंटे की छानबीन के बाद उन्होंने खुर्रम परवेज़ को एनआईए के दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाया और वहीं उन्हें जो है उन्होंने एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया। यूएपीए और आईपीसी की धाराएं लगाकर, टेरर फंडिंग का फर्जी आरोप लगाकर उन्हें जो है उनकी गिरफ्तारी की गई है। और ये जो यूएपीए है ये बड़ा अस्पष्ट कानून है, जानबूझकर इसको अस्पष्ट बनाया गया है कानूनी रूप से। और इसका मकसद ये है कि अनियमित, असीमित काल के लिए, इनडेफिनिट पीरियड के लिए जो है किसी को भी इस कानून के तहत अरेस्ट किया जा सकता है। अदालतें उसका रिव्यू नहीं कर सकती, अदालतें उसके अंदर झांक कर ये नहीं देख सकती। कानून के अंदर लिखा गया है कि अदालतें इसके अंदर झांक कर ये नहीं देख सकती कि आरोप सही हैं या गलत हैं। गलत आरोप भी हैं तो भी किसी को इसके अंदर रखा जा सकता है और अनंत काल के लिए रखा जा सकता है यूएपीए के अंतर्गत हिरासत में। उसके लिए चार्जशीट सबमिट करने की, चार्जशीट लाने की कोई मियाद जो है वो तय नहीं की गई है। और इसमें कोई भी अदालत जो है, कोई भी कानून जो है वो इसमें दखल नहीं दे सकता। जिस आदमी को गिरफ्तार किया गया, हिरासत में लिया गया, उसके बचाव के लिए कोई भी कानून जो है वो सामने नहीं आ सकता। किसी कानून के अंदर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती अगर एक बार पुलिस ने सिर्फ ये कह दिया कि इस व्यक्ति के ऊपर जो है यूएपीए लगाया जा रहा है। और लोगों को बिना कोई मुकदमा चलाए, बिना चार्जशीट पेश किए यूएपीए के तहत जो है किसी भी समय तक जो है, किसी भी काल तक उनको जो है असीमित समय के लिए हिरासत में रखा जा सकता है। तो एक ऐसा काला कानून है जिसकी दुनिया भर में निंदा हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपहोल्ड कर दिया। मोदी राज में जो न्यायपालिका है वो भी किस तरह से, बिल्कुल इस तरह से जो है बर्ताव कर रही है जिस तरह से हम देख रहे थे कि जर्मनी के अंदर जो है ये नाजी काल में अदालतें बर्ताव कर रही थी।
और जिस तरह से आप देख रहे हैं एनआईए जैसी संस्थाएं, बिल्कुल जो जर्मन गेस्टापो था जिसको हिटलर ने कुचलने के लिए अपने विरोध को ये बनाया था, झूठे सच्चे मुकदमों में लोगों को फंसाने के लिए, ख़ास तौर से वामपंथियों को फंसाने के लिए जो गेस्टापो बनाया गया था। तो वो जो गेस्टापो है उसी की तर्ज पर ये एनआईए बनाया गया है, और एनआईए के जो निदेशक हैं वो अजीत डोवल हैं। और उनकी ये पूरी शरारत, ये एनआईए एक्ट को लाना, एनआईए संस्था को खड़ा करना, और ये एक तरह की राजनीतिक पुलिस है। ये पूरी तरह से पॉलिटिकली काम करती है एनआईए, और इसका जो मकसद है, एकमात्र मकसद है कि जो विरोध के जो स्वर हैं, विरोध की जो आवाज़ें हैं, उन्हें कुचल डालो। सरकार के खिलाफ किसी भी तरह का जो विरोध है, सरकार के खिलाफ किसी भी तरह का जो प्रतिपक्ष है, उसको पूरी तरह से कुचल डालो। और अदालतें इन काले कानूनों को जो है हाथ पर हाथ रखे देख रही हैं, इनकी तरफ से आंख फेर रही हैं। अतीत में भी जो परवेज़ हैं, मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, इन्हें अतीत में भी कई सारे मुकदमों में इसी तरह से फंसाया गया था। और ये सारे मुकदमे वास्तव में, ये जो दमन है परवेज़ पर, खुर्रम परवेज़ पर, ये उनके मानवाधिकारों के क्षेत्र में जो वो कार्य कर रहे हैं, तो उसमें दखल देने के लिए और उनकी आवाज़ को दबाने के लिए है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इस गिरफ्तारी की कड़ी निंदा की है, और उन्होंने कहा है कि भारत सरकार, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है कि भारत सरकार आतंक विरोधी कानूनों का इस्तेमाल दरअसल अपने राजनीतिक विरोध को कुचलने के लिए और मानवाधिकारों के संघर्ष को अपंग बनाने के लिए और उसका अपराधीकरण करने के लिए, उसका क्रिमिनलाइजेशन करने के लिए इन कानूनों का इस्तेमाल कर रही है। परवेज़ पिछले 2 दशक से मानवाधिकारों के क्षेत्र में सक्रिय हैं, उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, मानवाधिकारों के बचाव में संघर्ष कर रहे हैं, और कश्मीर में मानवाधिकारों के उल्लंघन पर विशेष रूप से वो सक्रिय रहे हैं। और उनके संगठन की, दोनों संगठनों की रिपोर्टों ने एक पूरी श्रृंखला उन्होंने प्रकाशित की है इन एक्सपोजर्स की, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से मानवाधिकारों का कश्मीर के अंदर बड़ी बेरहमी और बड़ी बेशर्मी से जो सुरक्षा बल हैं वे उनका उल्लंघन कर रहे हैं। समूचे कश्मीर के पूरे इलाके पर, पूरे समूचे कश्मीर पर भारत और पाकिस्तान दोनों अपना अपना अधिकार क्षेत्र उसे बताते हैं, अपना अपना हक उस पर जताते हैं, और दोनों ने कश्मीर को अपने अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों में बांट रखा है, कश्मीर को फाड़ रखा है, और कश्मीर का एक हिस्सा जो है वो पाकिस्तान ने अपने नियंत्रण में लिया हुआ है, एक हिस्सा भारत सरकार ने अपने नियंत्रण में लिया हुआ है। तो कश्मीर जो है वो 2 हिस्सों में भारत और पाकिस्तान के बीच बटा हुआ है, और एक तरह से कश्मीर इन दोनों शक्तियों के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में एक सैंडविच बना हुआ है। एक सैंडविच की तरह से वो फंसा हुआ है, उसी तरह से फंसा हुआ है जैसे इसराइल के करीब जो है फ़िलिस्तीन फंसा हुआ है, उसी तरह से कश्मीर जो है वो फंसा हुआ है। और कश्मीर की जनता जो है, कश्मीर की मेहनत का जनता, वो दोहरा दमन झेल रही है। पाकिस्तान में भी दमन झेल रही है, भारत में बहुत भयंकर दमन झेल रही है, क्योंकि ये जो कश्मीर है ये भारत में एकमात्र ऐसा राज्य है जिसके अंदर मुस्लिम मेजॉरिटी रहती है, मुस्लिम वहाँ बहुसंख्या में हैं। और इसलिए भारत का जो अनकहा अघोषित हिंदू स्टेट है, वो पूरी तरह से कश्मीर का दमन कर रहा है, और कश्मीर के वो पूरी तरह से खिलाफ है। 2019 में 30 साल पहले अगर हम बात करें, तो 30 साल पहले भारत में ये जो इंसर्जेंसी है कश्मीर के अंदर ये शुरू हुई थी, जिसके पीछे निश्चित रूप से पाकिस्तान का हाथ था। और पाकिस्तान, जिस तरह से भारत और पाकिस्तान दोनों एक दूसरे के क्षेत्रों में अफरा तफरी फैलाने, अशांति फैलाने, युद्ध को एक परोक्ष युद्ध के रूप में, अगर सीधे युद्ध नहीं तो परोक्ष युद्ध के रूप में एक दूसरे की सीमाओं के अंदर उसे ले जाने, आतंकी कार्रवाइयाँ करने और इस तरह की तमाम कार्रवाइयों में लगे हुए हैं। और इसमें दोनों ही देश लंबे समय से सक्रिय हैं, और इसमें इनकी जो खुफिया एजेंसी हैं, इनकी फ़ौजें हैं, वो जो है इसके अंदर हिस्सा ले रही हैं। 30 साल पहले भारत के अंदर, ये कश्मीर के अंदर इंसर्जेंसी शुरू हुई थी, जिसमें हमने बताया पाकिस्तान का हाथ था। 2019 में मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर के अंदर जो कार्रवाई की, उसकी स्वायत्तता को छीन लिया, और धारा 370 हटाकर, और उसको जो है
उसके राज्य के दर्जे को ख़त्म कर दिया और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित दो हिस्सों में बांट दिया, दो केंद्र शासित हिस्सों में बांट दिया। तो उसके बाद ये जो इंसर्जेंसी है ये और भी ज़ोर से वहाँ शुरू हो गई। हालांकि नरेंद्र मोदी की सरकार ने दावा किया था कि वो आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए ये कदम उठा रही है, धारा 370 को ख़त्म कर रही है और जम्मू कश्मीर के राज्य के दर्जे को ख़त्म कर रही है, उसके स्पेशल स्टेटस को ख़त्म कर रही है और उसे दो यूटीज़ के अंदर, यूनियन टेरिटरीज़ के अंदर बांट रही है। लेकिन हमने देखा कि किस तरह से इस कार्रवाई के बाद वहाँ और भी ज़्यादा आक्रोश जो है जनता के अंदर फैल गया, मेहनतकश जनता के अंदर, और वहाँ आतंकवाद भी बढ़ गया, आतंकी कार्रवाइयाँ भी बढ़ गईं। आतंकवादियों के लिए जम्मू कश्मीर की जनता के बीच में सिंपैथी बढ़ गई और वहाँ ये जो जिस पीस मिशन की मोदी सरकार बात कर रही थी वो एक खूनी मुहिम में बदल गया। वहाँ भारत सरकार ने इसके तुरंत बाद ज़बरदस्त कार्रवाई करते हुए, दमन की कार्रवाई करते हुए 2019 से अब तक 2300 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके अंदर बहुत सारे मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, वकील हैं, राजनीतिक विरोधी हैं मोदी सरकार के, उन सबको गिरफ्तार कर लिया और इन सभी पर यूएपीए लगा दिया। यूएपीए के काले कानून को इस्तेमाल करते हुए इन सबको गिरफ्तार किया गया और इनमें से आधे लोग अभी भी जेल के अंदर जो है पड़े हुए हैं, जम्मू कश्मीर सरकार की हिरासत में, केंद्र सरकार की हिरासत में है वहाँ। और एक तरह से इस पूरे इलाके को, पूरे क्षेत्र को एक जेल बना दिया गया है। इस कार्रवाई के तुरंत बाद लगभग 1 महीने तक वहाँ पूरा लॉकडाउन रखा गया। अभी भी लॉकडाउन की स्थिति वहाँ ख़त्म नहीं हुई है और जहाँ तहाँ इसको लॉकडाउन को जो है धीरे धीरे मोदी सरकार ख़त्म करने की तरफ गई है। लेकिन अभी भी वहाँ जब चाहते हैं इंटरनेट काट देते हैं, जब चाहते हैं फ़ोन काट देते हैं। तो एक तरह से पूरे इस इलाके को, जम्मू कश्मीर के इलाके को, विशेष रूप से कश्मीर के इलाके को भारत सरकार ने एक स्थायी जेल के अंदर जो है बदल दिया है। और जैसा मैंने बताया कि 2300 लोगों की गिरफ्तारी की गई यूएपीए में, जिसमें से आधे से ज़्यादा लोग अभी भी वहाँ गिरफ्तार हैं, भारत सरकार की जेल में हैं। पिछले वर्ष अक्टूबर में भी खुर्रम परवेज़ पर इसी तरह से छापेमारी की गई थी। उनके घर पर भी, उनके दफ्तर में भी छापेमारी की गई थी और उनका जो संगठन है JKCCS, उसके दफ्तर के अंदर बाकायदा तलाशी ली गई थी। उसका सारा रिकॉर्ड वहाँ से NIA जो है उठा कर ले गई थी। और उसी समय जो परवीना अहंगर हैं, जो एसोसिएशन ऑफ पेरेंट्स ऑफ डिसअपियर्ड पर्सन्स के नाम से एक अलग संगठन चलाती हैं, उनके दफ्तर पर भी वहाँ छापेमारी की गई थी और उनका भी सारा सामान, लैपटॉप, फ़ोन, रिकॉर्ड सब NIA जो है उठा कर ले गई थी। इसका मकसद सिर्फ जो मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं उनको काम करने से रोकना, उनके काम में बाधा पहुंचाना, कि गिरफ्तारियां करना, उनको अंदर रखना और ये मानवाधिकारों की जो उनके संरक्षण की, उनकी प्रतिरक्षा की मुहिम है, इसको कश्मीर के अंदर ठप करना, इसको रोकना, ये सरकार का जो है वहाँ उद्देश्य है। परवेज़ और उनकी जो JKCCS है, उसकी रिपोर्ट्स में हिरासत में टॉर्चर, हत्याओं और सामूहिक कब्रों पर तथ्यात्मक रिपोर्टें वो लगातार प्रकाशित करते रहे हैं, जो दुनिया भर के अखबारों में उनका हवाला दिया जाता रहा है। ये रिपोर्टें प्रकाशित होती रही हैं, अमेरिका तक में ये रिपोर्टें जो हैं प्रकाशित हुई हैं और जो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन हैं उन्होंने इन रिपोर्टों को उद्धृत किया है। उससे भारत सरकार की बहुत ही किरकिरी हुई है अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, ख़ासतौर से UN के अंदर, यूनाइटेड नेशंस के अंदर बड़ी किरकिरी हुई है भारत सरकार की। और उसके चलते, इन तमाम रिपोर्टों के चलते भारत सरकार खुर्रम परवेज़ और उनके साथियों से बहुत ज़्यादा दुखी और नाराज़ चल रही थी, जिसके चलते कार्रवाई की गई है। पिछले हफ्ते श्रीनगर में, आपको याद होगा, हमने उस पर कार्यक्रम भी किया था, किस तरह से वहाँ सुरक्षा बलों ने 4 लोगों की श्रीनगर के एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में हत्या कर दी थी, फर्जी मुठभेड़ बना दिया था उस हत्या को। इस हत्या पर भी JKCCS और खुर्रम परवेज़ ने अच्छा खासा काम किया था और उनके इस काम के चलते एक बाकायदा उन्होंने इसको लेकर रिपोर्ट प्रकाशित की थी, इस हत्याकांड को लेकर, जिससे वहाँ जो अथॉरिटीज़ हैं, सरकार है, जम्मू कश्मीर सरकार है, केंद्र सरकार है, वो और भी ज़्यादा उनसे जो है नाराज़ हो गई थी। और उनकी जो गिरफ्तारी है वो इस सिलसिले में
एक सरकार की तरफ से एक बदले का कदम जो है उसके तौर पर उसे देखा जा रहा है। इन चारों की लाशों को वहाँ सुरक्षा बलों ने श्रीनगर से 80 किलोमीटर दूर एक कब्र के अंदर जो है दफना दिया था, लेकिन ये रिपोर्ट आने के बाद, इसका खुलासा होने के बाद जो वहाँ ज़बरदस्त मिलिटेंट जन आंदोलन शुरू हुआ, उसके चलते भारत सरकार को इन लाशों को, इनकी डेड बॉडीज़ को कब्रों से निकालना पड़ा, एक्सह्यूम करना पड़ा और उनको उनके जो परिचित हैं, परिजन हैं, उनको सौंपना पड़ा। कश्मीर के अंदर सुरक्षा बल और भारत सरकार इस बाकायदा नीति पर अमल कर रहे हैं कि वहाँ पहले लोगों को फर्जी मुठभेड़ों में मारते हैं, पुलिस हिरासत में मारते हैं और फिर उनकी डेड बॉडीज़ को भी गायब कर देते हैं। ये नियम बनाया हुआ है कि उनकी डेड बॉडीज़ को उनके परिजनों को नहीं सौंपना है। तो इसके चलते ये जो 4 हत्याएं हुई, इन पर खुर्रम परवेज़ और उनके संगठन ने काम किया था। इससे और भी ज़्यादा भारत सरकार जो है वो बौखलाई हुई थी और एनआईए को इस्तेमाल करके अजीत डोभाल उनका अपना एक चरित्र है और वे पूरी तरह से, पूरी बेशर्मी से इस काम में जुटे हुए हैं कि किस तरह से भारत भर में जो मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, जो डिसेंट रखने वाले लोग हैं, जो बोलने वाले लोग हैं, जो प्रतिरोध करते हैं, विरोध करते हैं नरेंद्र मोदी की सरकार का, तो उनको जो है किस तरह से उनकी आवाज़ को कुचला जाए। तो ये एक तरह से ट्राइपॉड है, तिगड्डा है नरेंद्र मोदी, अमित शाह और अजीत डोभाल का, जो इस समय भारत पर शासन कर रहा है, राज कर रहा है ट्राइपॉड। और ये पूरी बेशर्मी के साथ सिविल सोसाइटी के खिलाफ अब मोर्चा खोल रहा है। मैंने अजीत डोभाल के 12 नवंबर के उनके भाषण का आईपीएस एकेडमी हैदराबाद में आपको जो है उद्धरण दिया, उसका हवाला दिया कि किस तरह से अब वो सिविल सोसाइटी की तरफ मुड़ रहे हैं। युद्ध के बाकी मोर्चे बंद करके अब वो सिविल सोसाइटी से निपटने की जो है बाकायदा तैयारी कर रहे हैं। और इसके लिए भारत का जो एकमात्र मुस्लिम बहुसंख्या वाला कश्मीर राज्य है, उसको इन्होंने ख़ास तौर से निशाना बनाया हुआ है और वहाँ मानवाधिकारों का, सुरक्षा बलों को मानवाधिकारों का उल्लंघन करने की एक तरह से खुली छूट दे रखी है कि वे किसी भी तरह की कार्रवाई किसी भी तरह से कर सकते हैं, लोगों को उठा सकते हैं, मार पीट सकते हैं, उन्हें हिरासत में उनकी मौत को अंजाम दे सकते हैं और उनकी डेड बॉडीज़ को ले जाकर जो है उनको दफना सकते हैं। तो खुली छुट्टी वहाँ सुरक्षा बलों को दी हुई है कि वे किसी भी तरह से जनता के खिलाफ, आम जनता के खिलाफ वहाँ हिंसा कर सकते हैं। आतंक फैलाना दरअसल इनका मकसद है और ये बात तो करते हैं वहाँ लोगों की सुरक्षा की, लेकिन वास्तव में अगर लोगों की सुरक्षा को किसी से ख़तरा है तो इनसे ख़तरा है। इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो है उससे ख़तरा नहीं है, निश्चित रूप से उससे ख़तरा है और वो अपने आप में एक प्रतिक्रियावादी मुहिम है कश्मीर के अंदर, और वो भी किसी तरह से कश्मीर की जनता के, मेहनतकश जनता के हक़ में नहीं है। दरअसल ये दोनों राष्ट्र राज्य आपस में एक दूसरे से जूझते हुए, इनके जो शासक पूंजीपति हैं वो अपने हितों के लिए एक दूसरे से जूझ रहे हैं और उसमें मेहनतकश जनता का जो है ये शिकार खेल रहे हैं, उसे निशाना बना रहे हैं, उसे पीस रहे हैं। फरवरी 2019 में JKCCS, ये जो परवेज़ का संगठन है, खुर्रम परवेज़ का, इसने कश्मीर में सुरक्षा बलों के अत्याचारों और टॉर्चर पर एक बड़ी विस्तृत रिपोर्ट जो है वो प्रकाशित की थी। दिसंबर 2019 में भी JKCCS की जो वार्षिक रिपोर्ट आई थी उसमें धारा 370 के ख़त्म होने के बाद से वहाँ सुरक्षा बलों ने किस किस तरह के अत्याचार किए हैं, किस किस तरह से गिरफ्तारियाँ की हैं, लोगों को मारा पीटा है, गायब किया है, उस पर उन्होंने एक और विस्तृत रिपोर्ट जो है वो प्रकाशित की थी, बाकायदा विवरण के साथ, हर घटना के अलग विवरण के साथ उन्होंने एक बहुत ही लंबी चौड़ी रिपोर्ट निकाली थी। और इस रिपोर्ट से बहुत ही जो है जम्मू कश्मीर के अंदर सुरक्षा बल और भारत सरकार जो है उससे बहुत अपने आप को आहत महसूस कर रही थी और उसका बदला लेने की जो है उसके लिए अवसर तलाश रही थी, मौका देख रही थी। 2016 में खुर्रम परवेज़ को UNHRC, संयुक्त राष्ट्र का जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल है, जो मानवाधिकार परिषद है संयुक्त राष्ट्र की, उसके सम्मेलन में जाने से, स्विट्ज़रलैंड में उसका सम्मेलन था, वहाँ जाने से उनको रोक दिया गया था। भारत सरकार ने बाकायदा उस सम्मेलन में, स्विट्ज़रलैंड में उस सम्मेलन में शामिल होने से खुर्रम परवेज़ को रोक दिया था और एक दिन बाद ही उन्हें पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था। उस गिरफ्तारी में कुछ निकला नहीं और 76 दिन लेकिन उन्हें अंदर रखा गया और 76 दिन के बाद उन्हें
छोड़ दिया गया। इसी तरह से 2016 में जब उनकी ये हिरासत हुई थी, उनको अंदर रखा हुआ था, वो गिरफ्तार थे, उसी समय इस हिरासत के दौरान उन्हें उनका जो संगठन है AFAD, उसे 2016 का एशिया डेमोक्रेसी ऑन ह्यूमन राइट्स अवार्ड मिला था। तो ये बड़ा अवार्ड है, एशिया के अंदर बड़ा पुरस्कार है जो उन्हें मिला था। और ये पुरस्कार उन्हें कश्मीर में जो लोगों को गायब किया जा रहा था सुरक्षा बलों के द्वारा, डिसअपीयरेंसेस हो रही थी, उन पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित करने के लिए अवार्ड उन्हें मिला था। 2016 में भी परवेज़ को एक और अवार्ड मिला था। 2016 नहीं, 2006 में ये अवार्ड मिला था। ये जो रीबॉक ह्यूमन राइट्स अवार्ड है, ये उन्हें 2016 से भी 10 साल पहले रीबॉक ह्यूमन राइट्स अवार्ड मिला था। और ये भी बड़ा अवार्ड है, बड़ा पुरस्कार है। और लगातार 20 साल से वे कश्मीर के अंदर अपाहिज होने के बावजूद वे कश्मीर के अंदर जो है सक्रिय थे ह्यूमन राइट्स के फील्ड में। और ये 2004 में दरअसल एक लैंडमाइन ब्लास्ट में, मैंने आपको बताया कि एक लैंडमाइन ब्लास्ट में उनकी ये टांग गई थी, अपाहिज हो गए थे वो। 2004 के जो लोकसभा चुनाव थे उनकी वो निगरानी कर रहे थे कश्मीर में कि उनके अंदर किसी तरह से जो सुरक्षा बल हैं और जो शासक पार्टियां हैं वो किसी तरह से बेईमानी न कर पाएँ, लोगों को वोट देने से ना रोक पाएँ और कोई जोर ज़बरदस्ती ना कर पाएँ। तो उस पर वो रिपोर्ट तैयार कर रहे थे। उस रिपोर्ट के दौरान एक लैंडमाइन पर उनका पैर आ गया और वहाँ उनकी एक टांग जो है इस हमले में चली गई थी। और उनकी एक सहयोगी थी उनके साथ जो सर्वे कर रही थी, आसिया जिलानी, वो इस ब्लास्ट में मारी गई थी। और खुर्रम परवेज़ को अपनी एक टांग गंवानी पड़ी थी, जिसके बाद से वो अपाहिज हैं। तो इस अपाहिज पत्रकार, खोजी पत्रकार को वहाँ मानवाधिकार कार्यकर्ता को NIA की बेशर्म पुलिस ने वहाँ गिरफ्तार कर लिया है। और उनकी गिरफ्तारी, ये फ़र्ज़ी गिरफ्तारी है, फ़र्ज़ी आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं टेरर फंडिंग के। टेरर के साथ उनका कोई संबंध नहीं है। वे लगातार आतंकवादियों का भी वहाँ विरोध करते रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। और साउथ एशिया वॉच ने, जो बड़ा संगठन है मानवाधिकारों पर काम करने वाला एमनेस्टी इंटरनेशनल की तरह, उसने भी इस गिरफ्तारी की निंदा करते हुए इसे बहुत ही चिंताजनक कदम बताया है मोदी सरकार का। साउथ एशिया वॉच ने, उसके साथ साथ एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी इसकी निंदा की है और बहुत सारे मानवाधिकार संगठनों ने इसकी लगातार निंदा की है। आतंक विरोधी कानूनों का प्रयोग, ये साउथ एशिया वॉच ने कहा है कि मोदी सरकार आतंक विरोधी कानूनों का प्रयोग मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को फंसाने में कर रही है और लोगों को बचाने के नाम पर जो कानून बनाए गए हैं भारत में, उनका इस्तेमाल मोदी सरकार लोगों पर अत्याचार करने के लिए, लोगों पर दमन करने के लिए उनका इस्तेमाल कर रही है, लोगों पर हमला करने के लिए उनका इस्तेमाल कर रही है। संयुक्त राष्ट्र की जो विशेष दूत हैं मैरी लॉलेट, उन्होंने भी इस गिरफ्तारी की कड़ी निंदा की है। कश्मीर इस समय दमन की एक तरह से प्रयोगशाला बना हुआ है और ये प्रयोगशाला आज से नहीं बना हुआ है, ये कांग्रेस के समय से बना हुआ है, जब कांग्रेस केंद्र में शासन किया करती थी। इस बीच में तीसरे मोर्चे की भी सरकारें आईं, लेकिन कश्मीर पर जो नीति है वो इन तमाम सरकारों की एक ही बनी रही। वो इसलिए बनी रही कि कश्मीर के भारत पर शासन करने वाला जो पूंजीपति वर्ग है, अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला की जो क्लास है, जिसकी ये तमाम पार्टियां दलाली करती हैं, भाजपा ही नहीं, कांग्रेस भी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और तमाम पार्टियां जो तीसरे मोर्चे की सरकारों में भी शामिल रहीं, तो ये तमाम पार्टियां जिस पूंजीपति वर्ग की दलाली करती हैं, दरअसल कश्मीर पर उसकी ये एक सोची समझी और बड़ी साजिशपूर्ण नीति है, जिसके चलते कश्मीर का गला घोटा जा रहा है। और जैसा मैंने कहा कि कश्मीर जो है वो एक तरह से सैंडविच बन रहा है पाकिस्तान और भारत दोनों देशों की कलह के बीच में। और आपने देखा किस तरह से ये जो परवेज़ की गिरफ्तारी है, खुर्रम परवेज़ की, इस पर दक्षिणपंथी मीडिया को भी सांप सूंघ गया है। ये जो पूरा कॉरपोरेट मीडिया है, जैसे हम दक्षिणपंथी मीडिया का, पूरा कॉरपोरेट मीडिया दक्षिणपंथी मीडिया है, तो इसको सांप सूंघ गया है। ये किसी भी तरह खुर्रम परवेज़ की गिरफ्तारी पर कुछ नहीं बोल रहा। कश्मीर के मसलों पर सबसे कम बात की जा रही है कॉरपोरेट मीडिया में। कॉरपोरेट मीडिया कश्मीर के इस भयंकर दमन को, जो मैं कहना चाहूँगा कि उस दमन से भी कहीं ज़्यादा भयंकर है जो
जो फ़िलिस्तीन के अंदर इस समय इज़राइल कर रहा है, उससे भी ज़्यादा भयंकर है। तो इस दमन को किसी भी तरह से ये कॉरपोरेट मीडिया शाया नहीं कर रहा है, गला घोट रहा है कश्मीर पर आवाज़ों का। और कश्मीर भारत के अंदर राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि कश्मीर की समस्या दरअसल भारत के सांप्रदायिक विभाजन की समस्या है। और 47 के इस प्रतिक्रियावादी विभाजन में जिसके जरिए जो है भारतीय उपमहाद्वीप को दो टुकड़े कर दिया गया था, भारत पाकिस्तान में बांट दिया गया था, धार्मिक सांप्रदायिक आधार पर 20 लाख लोगों को कत्ल कर दिया गया था, 2 करोड़ लोगों को बेघर कर दिया गया था, बलात्कार, आगजनी और लूट का शिकार हुए थे वे लोग। तो इसके अंदर कश्मीर की समस्या धसी हुई है भारत के इस प्रतिक्रियावादी विभाजन के अंदर। और इसलिए कश्मीर का मुद्दा जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है भारत की राजनीति में, लेकिन इसे लेकर कॉरपोरेट मीडिया बात तक नहीं करना चाहता, उस पर ब्लैकआउट रखता है बिल्कुल। खुर्रम परवेज की इस गिरफ्तारी पर किसी तरह से कॉरपोरेट मीडिया ने कोई बात नहीं की। तो साथियों, ये जो कश्मीर के अंदर जिस तरह का जुल्म हो रहा है और जिस तरह का जुल्म जो है वो भारत सरकार और उसकी सुरक्षा बल कर रहे हैं, और उधर से पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म को, आतंक को स्पॉन्सर कर रहा है, एक परोक्ष युद्ध चला रहा है कश्मीर के अंदर। और कश्मीर को जिस तरह से इन दोनों देशों के बीच में 47 के विभाजन में उसका विभाजन हो गया है, कश्मीरी राष्ट्रीयता को 2 हिस्सों में फाड़ दिया गया है, उसी तरह से जिस तरह से पंजाबी राष्ट्रीयता को फाड़ा गया, जिस तरह से बंगला राष्ट्रीयता को फाड़ा गया, उसी तरह से कश्मीरी राष्ट्रीयता के भी 2 हिस्से कर दिए हैं 47 के विभाजन ने। तो इससे निपटने का और कश्मीर की समस्या का हल किसी भी तरह से ये नहीं है कि कश्मीर को भारत से अलग कर दिया जाए या उसे कश्मीर को पाकिस्तान में या पाकिस्तान के कश्मीर को भारत में मिला दिया जाए। बिल्कुल नहीं, इससे कोई समस्या हल होने वाली नहीं है। दरअसल इस समस्या का हल ये भी नहीं है कि कश्मीर एक अलग छोटे राष्ट्र के तौर पर जो है अपना अस्तित्व बना ले या वो स्वायत्त हो जाए। इससे कश्मीर की मेहनत का जनता की किसी तरह से मुक्ति नहीं होने वाली है। भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर का सैंडविच बनना तय है, चाहे वो दोनों के हिस्से के तौर पर रहे, एक के हिस्से के तौर पर रहे या स्वतंत्र रहे। दरअसल कश्मीर की समस्या का और राष्ट्रीयता के प्रश्न का एकमात्र हल जो दक्षिण एशिया में मौजूद है, वो सबसे पहले तो 47 के इस विभाजन को उलटकर, 47 के इस विभाजन को, इस घोर प्रतिक्रियावादी सांप्रदायिक धार्मिक विभाजन को खत्म करके पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को एकजुट करने और इस एकजुटता के आधार, और ये सिर्फ जो है क्रांति के जरिए ही किया जा सकता है, एक समाजवादी क्रांति के जरिए जो मजदूर वर्ग के नेतृत्व में एक मार्क्सवादी कार्यक्रम के आधार पर ही सिर्फ ये संभव है। तो सबसे पहले तो इस प्रतिक्रियावादी क्रांति विरोधी पार्टीशन को उलट दिया जाए, क्रांति के जरिए इन राष्ट्र राज्यों को खत्म करके एक समाजवादी संघ जो है उसे भारतीय उपमहाद्वीप पर स्थापित किया जाए, और फिर इस समाजवादी संघ को पूरे दक्षिण एशिया के अंदर एक समाजवादी संघ के रूप में जो है सामने लाया जाए। दक्षिण एशिया के जितने भी राष्ट्र राज्य हैं उनको भी खत्म करके इस समाजवादी संघ में मिलाया जाए और एक वृहत समाजवादी संघ, दक्षिण एशियाई समाजवादी संघ की स्थापना की जाए। सिर्फ इसी तरह से कश्मीरी और तमाम राष्ट्रीयताओं का, तमाम राष्ट्रीय प्रश्न का यहाँ हल जो है दक्षिण एशिया के अंदर हो सकता है। अन्यथा इसी तरह से जब तक हम ये नहीं कर लेते, जब तक हम क्रांति के जरिए इस पार्टीशन को नहीं उलट देते और पूरे दक्षिण एशिया को एक समाजवादी संघ में संगठित नहीं कर लेते, इस चुनौती को हम लोग ज़मीन पर नहीं उतार देते, इसका मुकाबला नहीं करते, तब तक जो है ये बूर्जुआ राष्ट्र राज्य जो हैं ये पूरे दक्षिण एशिया को एक दोज़ख, एक नर्क बनाए रखेंगे और मेहनतकश जनता इस दोज़ख में इसी तरह से जलती रहेगी। वो इन बूर्जुआ राष्ट्र राज्यों और इनके मालिकों के हाथ, बड़े बड़े पूंजीपतियों के गिरोहों के आपस के संघर्ष में इसी तरह से पिसती रहेगी, युद्धों को जो है झेलती रहेगी। जो तमाम स्रोत हैं, मानवीय प्राकृतिक स्रोत, उनका आर्थिक स्रोत हैं, उनका अपव्यय होता रहेगा हथियारों पर, फौजों पर। ये राष्ट्र राज्य आपस में लड़ते रहेंगे। तो किसी भी तरह से ये इन संसाधनों को जनता के हक में, जनता के हित में इस्तेमाल नहीं होने देंगे। तो इसका सिर्फ एक ही रास्ता है,
अगर मानवता को बचना है, अगर हमें शांति और समृद्धि चाहिए इस क्षेत्र में, एक ही रास्ता है कि इन राष्ट्र राज्यों को ख़त्म किया जाए क्रांति के जरिए और पूरे दक्षिण एशिया के अंदर एक समाजवादी संघ की स्थापना की जाए। और इसकी शुरुआत 1947 के इस विभाजन को क्रांति के जरिए उलटकर, समाजवादी क्रांति के जरिए उलटकर मजदूर वर्ग के नेतृत्व में सबसे पहले यहाँ एकजुट भारतीय उपमहाद्वीप की जो है समाजवादी संघ की स्थापना की जाए उस पर। तो इस अपील के साथ मैं आज के इस कार्यक्रम को ख़त्म कर रहा हूं और आपके साथ बने रहेंगे दोस्तों। लगातार इस पर हम बातचीत करते रहेंगे, लगातार इस पर कार्यक्रम लेकर आते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में साथ रहने के लिए। मिलते रहेंगे।